खुशी दुबे का नाम काफ़ी चर्चा में है। देखिए, आज सतीश चंद्र मिश्रा जी बसपा के कहते हैं कि मैं केस लड़ूंगा या लड़ रहा हूं सुप्रीम कोर्ट में। तो मैं कहता हूं कि जिस समय हमारी समाज की वो बेटी 3 दिन की व्याहता को पकड़ करके पुलिस ले गई और जेल में बंद की, और पुलिस ने अपना उस समय बयान भी दिया था, उत्तर प्रदेश पुलिस ने, कि हमने जल्दीबाजी में जो है उनको अरेस्ट किया है और हम जल्द ही उन्हें छोड़ देंगे। लेकिन आप सोचिए कि उस पर 17 मुकदमों का आरोप लगाना, उस पर FIR दर्ज करना, ये कहीं ना कहीं उसी समय हम लोगों के दिमाग में उतर गया था कि जरूर कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। रही बात उत्तर प्रदेश की, यदि बात शीर्ष नेतृत्व की है, और सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं माननीय नीतीश जी जो हमारे कोरोना पॉजिटिव हैं, मैं उनके स्वास्थ्य लाभ हेतु माँ गायत्री से प्रार्थना करता हूं कि वो शीघ्र यथाशीघ्र पहले स्वस्थ हों। और गठबंधन पे जो हमारा शीर्ष नेतृत्व उत्तर प्रदेश में फैसला लेगा वो हमें मान्य है। यदि वो गठबंधन होता है तो भी ठीक, नहीं होता है तो जो हमारे शीर्ष नेतृत्व का दिशा निर्देशन होगा हम उस पर अपना आगे का कार्य करते रहेंगे। और उस काला होने का पर्दाफाश कल हुआ जब पास्टो कोर्ट में खुशी दुबे ने एक अपना पत्र दिया जिसमें उसने एक लाइन में सारी बातों को बोल दिया। उसको दबाया जा रहा है कि वो अपना स्टेटमेंट न दे पाए, क्योंकि वो अपना यदि स्टेटमेंट देगी तो खाकी और खादी दोनों दागदार होगी, और जो चीज़ निकल के सामने आएगी शायद उससे राजनीति पे और राजनीति कर रहे लोगों का विश्वास उठ जाएगा। क्योंकि खुशी दुबे और विकास दुबे तो अपराधी था, चलिए उसको न्यायालय में न ला करके उसे कहीं भी गाड़ी पलट करके मार दिया गया, मुझे कोई उसका दुख नहीं। ऐसे लोगों को चाहे जैसे भी, उनको उनका अंत यही होता है। लेकिन उनके जो रिश्तेदार थे जिन पे कोई आपराधिक मुकदमे नहीं थे, उनको उठा करके काउंटर किया गया, और एक नाबालिग लड़की जिसको अरेस्ट करके 4 जुलाई को और गिरफ्तारी 8 जुलाई को दिखाई गई। खुशी दुबे ने अपने पत्र में लिखा है कि हमें 4 जुलाई को गिरफ्तार किया गया और 8 जुलाई को गिरफ्तारी दिखाई गई, और मैं नाबालिग थी उस वक्त। 4 जुलाई से 8 जुलाई के बीच में मेरे साथ जो गैर कानूनी तरीके से उत्पीड़न मेरा किया गया, वो मेरे साथ पकड़ी गई उन महिलाओं का उत्पीड़न किया गया। तो वो दर्शाता है, मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाहता हूं, और मेरे समाज के लोग व अन्य समाज के लोग इस बात को समझ सकते हैं कि उन 4 दिनों में उसके साथ विकास दुबे की खुन्नस उन महिलाओं के साथ निकाली गई, और वो राज तब पर्दाफाश होंगे जब हमारी वो बेटी जेल से जिंदा सुरक्षित बाहर आएगी। और मैं अपने समाज के लोगों से अपील करता हूं कि अपनी उस बेटी को कानपुर से ही किसी भी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ाएं, ताकि वो असेंबली में आकर के ऐसे घिनौने राजनेताओं और ऐसे घिनौने पुलिस वालों पर, जो पूरे पुलिस को शर्मसार कर रहे हैं, जो पूरे खाकी और खादी को शर्मसार कर रहे हैं, उन नेताओं और उन पुलिस अधिकारियों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ताकि कोई अब हमारे समाज के किसी बेटी या किसी समाज की बेटी पे इस तरह का कुकृत्य करने से उसकी रूहें कांप जाएं। चाहे वो हाथरस की बेटी हो, चाहे वो इलाहाबाद की बेटी हो, चाहे हमारी खुशी बेटी हो। देखिए, आज हकीकत तो ये है कि इस प्रदेश में हमारा कोई औचित्य नहीं रह गया है। औचित्य न रहने का कारण ये रहा है कि हमारा समाज ही खंड खंड विखंडित होकर के पाखंडी हो गया है, और जो हम सत्य की राह पे चलते थे, अब हम धर्म के राह पे चल रहे हैं, जाति के नाम पे चल रहे हैं। तो जब तक हम सामाजिक समरसता का ताना बुना नहीं बुन के चलते हैं, और देखिए सबसे बड़ी बात, ब्राह्मण सर्वोपरि क्यों था? क्योंकि वो सबका था। जब हम सबके थे तो हम सबके लिए सर्वोपरि थे। तो हमें सब
सबको समान नज़र से देखना होगा और सबको साथ में ले के चलना होगा, तभी हमारे समाज का, हमारे लोगों का भला हो पाएगा। अन्यथा इसका कोई मतलब नहीं है। फिर हम अपनी राग, अपनी डफली बजाते रहें, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अजय मिश्रा का नाम काफ़ी चर्चा में रहा। आखिर अजय मिश्रा पे मैं ज़रूर आपकी राय जानना चाहूँगा। देखिए, अजय मिश्रा जी गृह राज्य मंत्री हैं, ब्राह्मण चेहरा है एक पार्टी के लिए। ब्राह्मण समाज के लिए ब्राह्मण चेहरा कभी नहीं हो सकते हैं। एक अत्याचारी और वो व्यक्ति जो कहने वाला कि सुधर जाओ, नहीं तो तुम जानते थे कि मैं सांसद से पहले क्या था, तुम्हें 2 मिनट में सुधार दूंगा। और दुनिया देख रही है कि उनके बेटे ने थार जीप से किसानों को कैसे कुचला है। और उनको बचा करके यदि कोई दल ये सोचता है कि हम ब्राह्मणों पे उसका असर छोड़ देंगे और उससे ब्राह्मण हमारे साथ खड़ा हो जाएगा, तो उन लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि ऐसा होता तो ब्राह्मण भगवान राम को न पूज करके रावण को पूजता, और अटल को न मान करके किसी भी माफिया, श्री प्रकाश शुक्ला व अन्य कई ब्राह्मण ऐसे निकले हैं दुराचारी, कदाचारी, उनको अपना आइडियल मानता। लेकिन हमारा वर्ग कभी भी अन्याय, शोषण या अन्याय करने के पक्षधर लोगों के पक्ष में कभी नहीं रहा है, न कभी रहेगा। अगर ऐसा जो लोग सोच करके उनको बचा रहे हैं, उनको आगामी चुनाव में शायद इसका परिणाम सामने देखने को मिलेगा, और उससे अन्य राजनीतिक दल भी सबक लेंगे कि जो गलत है उसके खिलाफ गलत कार्रवाई आपको करनी पड़ेगी, चाहे वो किसी जाति का। लोग सुन भी रहे हैं, जिस महात्मा गांधी को लोग पूछते हैं, जिन्होंने कि आज़ादी के लिए एक ऐसे महामानव का अवतार उन्हें माना जाता है, विदेशों में जहाँ भी जाते हैं उनकी मूर्तियाँ, प्रतिमाएं लगी रहती हैं। मैं आपसे चाहूँगा। देखिए, मैं बस यही कहना चाहूँगा कि गांधी जी कोई नाम नहीं, एक विचारधारा है। और गांधी जी को जिस तरह से अपमानित किया जा रहा है विगत कुछ सालों से, वो इस देश को इस देश में ही नहीं, विश्व पटल पर शर्मसार करने वाली चीज़ें हो रही हैं ये। क्योंकि गांधी को हम ही नहीं मानते हैं, गांधी को विश्व के बड़े नेता से लेकर के सारे विश्व के लोग मानते हैं। और कोई भी बड़ा नेता जब आता है तो पहले राजपथ जाता है, तब कहीं जाता है। सोचते हैं कि नहीं, नाथूराम ने सही किया था। तो भाई मैं उन लोगों से कहता हूं कि मोदी जी से आप अपील कर दीजिए कि राजपथ का नाम नाथू पथ कर दें, और 2014 के बाद मिली हुई आज़ादी का नया राष्ट्रपिता नाथूराम गोडसे को घोषित कर दें। तो ये कैसे हो सकता है कि मोदी जी हमारे चश्मा लगा करके उनका भारत में स्वच्छता अभियान का प्रचार करते हैं, गांधी जी के विचारों पे चलते हैं, गांधी जी को पूछते हैं, और मोदी जी को ही मानने वाले लोग गांधी को गाली देते हैं। तो मेरी तो ये समझ में नहीं आता कि मोदी जी सही हैं या उनको मानने वाले लोग सही हैं। सड़क पर काफ़ी राजनीति हो रही है, जहाँ भी जाएं सड़क का शिलान्यास, बहुत कुछ हो रहा है। देखिए, मैं तो 2 शब्दों में एक चीज़ कहूँगा, जिसने सपने देखे और जिसने साकार किया, बधाई के दोनों पात्र हैं। और सपना देखने वाला और उसको संजोने वाला और उसे पूरा करने वाला, सपना देखना, संजोना, सपना देखना, हमने देखा और उस पर कार्य किया, अगला आया उसके देखे सपने को पूरा कर दिया। तो मैं एक व्यक्ति को श्रेय तो नहीं दे सकता हूँ, इसका ये श्रेय दोनों को जाता है, जिसने सपना देखा और जिसने पूरा किया। अच्छा, रही बात आपके ज़िले की लिंक रोडों को ले लीजिए, अपने ज़िले के गाजीपुर के, चाहे जमानिया क्षेत्र हो, चाहे आपका जखनिया क्षेत्र हो, चाहे सादात हो, चाहे सैदपुर हो, जो ग्रामीण इलाकों से जुड़ती हुई सड़कें हैं, लिंक रोडें हैं। अभी आपकी साल 1.5 साल पहले ही गहमर, गाजीपुर गहमर जो है आपकी एक आरसीसी रोड बनी है, जिस पे लोग फर्राटा भरते हुए जाते थे। आज रेवतीपुर से डेढ़गांवा के बीच में उसकी स्थिति ये हो गई है कि उसमें दरारें पड़ गई हैं, और उन दरारों को, उस जीरो टॉलरेंस, मैं यही कहूँगा
जीरो टॉलरेंस को भरने के लिए उस पर पिच द्वारा उसको मरम्मत किया जा रहा है। तो आखिर ऐसा किस मानक द्वारा बनाया गया था और मेंटेनेंस पीरियड उसका क्या रहा कि वो इतनी जल्दी ख़राब हो गई सड़कें? अगर ऐसे इतनी महंगी सड़कें हमारे पैसों से, आपके पैसों से बन रही हैं, तो वो पैसा सरकार का नहीं, हमारा आपका है, तो उसका भार हमारे पे पड़ता है। प्रधानमंत्री के काफिले को रोकना, उनकी रैली, बहुत सारी बातें हो रही हैं। देखिए, हमारे नेता ने, माननीय नीतीश कुमार जी ने भी इस पे दुख व्यक्त किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो है ये खिलवाड़ था। लेकिन मामला ये बनता है कि कहा जा रहा है कि फिरोजपुर जो है वो पाकिस्तान से लगा हुआ बॉर्डर क्षेत्र है, जिसके वजह से ये खतरा हो रहा है। खतरा उनको एहसास की बात की जा रही है। लेकिन मेरा मानना है, मैं ये जरूरी नहीं, मैं नीतीश जी ने नोटबंदी और जीएसटी का उस समय समर्थन किया था जब वो महागठबंधन की सरकार में थे। तो मैं उस नेता का अनुयायी हूँ कि वो सत्य तब भी बोले थे जब वो महागठबंधन के साथ थे। भले आज उसको सही बताने वाले या उसे लागू कर पाने वाले उसके फ़ायदे बता पाएँ या न बता पाएँ, लेकिन मेरा मानना यह है कि जिस प्रधानमंत्री के हाथों में देश सुरक्षित है वो अपने देश में असुरक्षित हो जाए, यह तो मानने वाली बात नहीं है। ठीक है, किसान आंदोलन था 60 किलोमीटर की दूरी पे, 40 किलोमीटर की दूरी पे किसान दिल्ली से बैठे हुए थे, उन्हें दिल्ली नहीं आने दिया जा रहा था। किसानों में रोष था, लेकिन ये रोष इतना भी नहीं था कि वो किसी के लिए जानलेवा बन सके। और सबसे बड़ी बात, यदि प्रदेश सरकार गुनहगार है, मैं मानता हूं कि प्रदेश सरकार गुनहगार है, लेकिन जिस हिसाब से प्रोपगंडा किया जा रहा है इसका एक राजनीतिक लाभ लेने के लिए कि पंजाब में तो हमारी ज़मीन की शक्ति नज़र आ रही है, अन्य प्रदेशों में इसकी सहानुभूति ले ली जाए, वो ठीक है। लेकिन मेरा एक मानना ये है, सीधी सी बात, कि एसपीजी ने 20 मिनट तक उनके काफिले को उस ब्रिज पे किस चीज़ के इंतज़ार में रोके रखा? जाम आगे था ना, आखिर आप बैक होकर के फिर भटिंडा पहुंचे। और जिस फिरोजपुर में उनका काफिला रुका था वहाँ 75% हिंदू आबादी है और 25% सिख आबादी है। ऐसा बोलना कहीं न कहीं विश्व पटल पे हमारे देश की छवि को धूमिल करना हुआ है। और मैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का अगर मान लीजिए कि कहीं प्रोटोकॉल टूटता है और वो जाम में फंसते हैं, तो चाहे वो प्रदेश पंजाब का हो, चाहे वो जब नोएडा में फंसे या खुद अपने संसदीय क्षेत्र बनारस में वो जाम में फंसे, तो क्या वो सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं माना जाएगा? और पंजाब में इसलिए माना जाएगा कि विपक्षी दल की सरकार है। तो मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। मेरा ये मानना है प्रधानमंत्री वो देश के हैं और उनके साथ यदि कोई भी अप्रिय घटना होती तो वास्तव में ये बहुत बृहद होता। ऐसी घटनाओं को न होने दे कोई भी प्रदेश की सरकार कि प्रधानमंत्री के प्रोटोकॉल में कोई व्यवधान आए, ऐसा न हो, इसका ख्याल रखा जाना चाहिए। लेकिन ये कहना कि जिसके हाथों में देश सुरक्षित हो वो अपने देश में असुरक्षित है, इसको मैं नहीं मानता।